बिहार जहाँ पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो 12th के बाद कॉलेज में इनरोलमेंट होता है बच्चों का, वो पूरे देश में सबसे लोवेस्ट था। नीतीश जी ने उसको थोड़ा ठीक किया, लेकिन 2015 में वो 13.4 के आसपास था। 2015 नीतीश जी का जो पिछला टर्म जब वो आए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने उसको कहा कि इसको इम्प्रूव करना है, और उन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू करी। आई थिंक ये पूरे देश में पहली बार इस तरह की योजना शुरू की गई कि बिना जाति, बिना धर्म और बिना क्षेत्र देखे हुए सबको लोन मिलेगा। 4 लाख रुपए का लोन उच्च शिक्षा के लिए सबको मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस हॉल में निश्चित रूप से कुछ बच्चे ऐसे बैठे होंगे, हैं कि नहीं यहाँ पर, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जिनको सुविधा मिला है। तो और ऐसे ऐसे परिवार के बच्चे जिनके पिताजी ईंट जोड़ने का काम करते हैं, रिक्शा चलाने का काम करते हैं, या माता घरों में जो हाउस हेल्प का काम करती हैं, उन परिवारों के बच्चे भी आज किसी भी कॉलेज में बिल्कुल डंके की चोट पर और कॉलर ऊँचा करके जाते हैं कि मेरा एडमिशन लो, पैसा सरकार से ले लेना, और सब बच्चों को एडमिशन मिलता है ना। तो ये बिहार पहला शुरुआत किया और इसका लाभ भी मिला। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बिहार का काफ़ी इम्प्रूव किया है, और हर किसी को, अच्छा इन लोग 12th पास करेगी बच्ची लोग, इन लोग को पैसा मिलने का यो प्रावधान है। ग्रेजुएशन करोगी तो 50,000 रुपये मिलने का प्रावधान है। ये हर बच्ची के लिए, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, हिंदू मुसलमान सब के लिए। तो ये सब मतलब साइकिल तो हर गांव में हर बच्चा को मिलता है। पहले सिर्फ लड़की लोग को शुरू किया गया था, तो लड़का लोग बोला कि भाई हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा, तो लड़कों को भी साइकिल का व्यवस्था किया गया। और 8वीं तक खाना का व्यवस्था जो मिड डे मील तो पूरे देश में है, यहाँ पर भी है। अब उसका फैक्ट ये है कि 8वीं के बाद भोजन नहीं है, तो 8वीं में 80% का ड्रॉप आउट है अभी, जिस पे अभी नीतीश जी काम कर रहे हैं। अभी जो बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई है, इससे बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आया है। तो फोकस गवर्नमेंट का लेट्स, क्योंकि आई थिंक जब ये पहले टर्म में आए थे नीतीश जी, तो इनका फोकस था लॉ एंड ऑर्डर। उस समय इनके दिमाग में दूसरा चीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर था। फिर इनके फोकस में आया बीएसपी, बिजली सड़क पानी। नवीन जी इस बात को करेंगे कि बिजली सड़क पानी पे बिहार में कितना काम। हाँ, हम जाते थे सेमिनार लेने के लिए पोदार सर के साथ, जनरेटर के बिना कहीं बिहार में सेमिनार आप नहीं कर सकते थे। अब कहीं जनरेटर की ज़रूरत नहीं है, बिजली कभी कभी जाती है, पहले कभी कभी। हाँ, तुम लोग नहीं देखा होगा बेटा, हाँ तुम लोग तो बिजली में पैदा ना हुए हो, सब व्यवस्था के साथ पैदा हुए हो। हम लोग घर में हाथ का पंखा रखते थे और घर में पारी पारी तय होता था कि कौन पंखा होकेगा। अरे पापा को पंखा होंगना पड़ता था, नहीं तो रात में बिजली रहती नहीं थी। तुम लोग तो हर समय पंखा में सोते हो। तो ये सब पहले टर्म नहीं था। अब मतलब हम लोग को डर लगता है कहीं वापस वाला समय, तुम लोग को नहीं डर लगता है, तुम लोग को लगता है वो कैसे हो जाएगा। लेकिन एक समय में ईरान बहुत विकसित था और वही ईरान कहाँ बैकवर्ड हो गया। इसलिए आदमी को हमेशा फॉरवर्ड बढ़ना चाहिए, बैकवर्ड नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखने की बात होती है। लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करना चाह रहा था, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट से आ रहे हैं जिस स्टेट में ट्रेड एंड कॉमर्स को काफ़ी सॉर्ट किया गया, काफ़ी प्रमोट किया गया, और वहाँ पर कोई युवा जो है वो कॉलेज से निकल करके जॉब की बात नहीं करता है, वो बिज़नेस की बात करता है, स्टार्टअप की बात करता है, या गुजराती में बोले तो धंधा की बात करता है। तो ये जो पूरा का पूरा एक जो आप इकोसिस्टम देखते हैं कि जो वहाँ पर सॉर्ट किया गया या फिर तमिलनाडु में सॉर्ट किया गया, ये कैसे किया गया और ये कैसे बिहार में हो सकता है? नहीं, अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, गुजरात में ये एक पद्धति है, ये हजारों साल पुरानी पद्धति है। हम इतने समृद्धशाली थे, इसलिए हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। और अंग्रेज आए या मुगल आए, जो भी आए, वो व्यापार आज अपने यहाँ पर आए थे व्यापार के नाम से। देखिए, व्यापार को हम महत्वता नहीं देते, हम जॉब क्रिएशन की बात करते हैं। आज यहाँ सरकारी नौकरी की बात कर रही है, लेकिन व्यापार का क्या महत्व है कि जो लोग अपने पे राज कर गए, लेकिन आए तो व्यापार के नाम से थे। वास्को डिगामा आए तो व्यापार के नाम से थे। तो व्यापार में इतनी ताकत थी, जैसे हमारी सनातन की संस्कृति है और आज राम भगवान विराजमान हो गए, उसी तरह से हमारा पद्धति है वो व्यापार की है। और गुजरात एक ऐसा स्टेट है, आपने अच्छा प्रश्न किया,
हर 20 किलोमीटर पे छोटा मोटा आप आइए कभी भी घूमने के लिए, आप सब लोगों को भेजिए, मैं व्यवस्था करूंगा। आप 20 किलोमीटर तक सिमेज के स्टूडेंट्स का एक इंडस्ट्रियल विजिट कराइए। हाँ, मैं जयपुर लेके गया था, जलगांव महाराष्ट्र लेके गया था। मेरी बहुत इच्छा है कि इनको अहमदाबाद या वापी अंकलेश्वर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हम आपको पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। देखिए रिश्ते हैं तो रास्ते हैं, मैं तो आपसे रिश्ता बनाने आया हूँ, इतना प्यार से आपके लिए ये भविष्य बना रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी, नवीन जी का भी पुण्य बढ़े, उसके लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। आज से आपका और हमारा रिश्ता हो गया। नहीं, मैंने इसलिए ये प्रॉमिस इनसे मांगा क्योंकि जब मैं IIM अहमदाबाद में था तो मैं सानंद फैक्ट्री गया था टाटा की, उसमें नई फैक्ट्री लगी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 में। वो उस समय नैनो का फुल प्रोडक्शन वहाँ पर हो रहा था और वो देखने लायक है जो सानंद प्लांट है टाटा का। तो और वो अपने आप में गुजरात के लिए गेम चेंजर हुआ था कि नंदीग्राम में और सिंगूर में विरोध हुआ और टाटा ने वहाँ पर जो फैक्ट्री ऑलमोस्ट स्टैब्लिश हो गई थी, और वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, उस फैक्ट्री के संग 30,000 छोटे छोटे फैक्ट्रियों का इकोसिस्टम था जो एंसिलरी पार्ट्स बनाते थे। और रतन टाटा परेशान थे कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है जो नैनो कार, तो कैसे हम इसको कर पाएंगे। और सोचो उस समय जब उनके पास मल्टीपल ऑप्शन आ रहे थे, डायनेमिज्म ऑफ लीडरशिप क्या होती है कि नरेंद्र भाई मोदी ने उसको देखा कि भाई रतन टाटा को अगर हम किसी तरह से गुजरात ले आए तो पूरा परसेप्शन बदल जाएगा। और वो जो रतन टाटा को उन्होंने वहाँ पर कैच किया, सानंद में सब जगह दी, एक दिन के अंदर में सब सुविधा उपलब्ध करा करके दी और पूरा गुजरात का माहौल बदल गया, इन्वेस्टमेंट का माहौल बदल गया। रतन टाटा जी को केवल मोदी जी ने ट्वीट किया था कि वेलकम गुजरात। आप सोचिए, उनको कल्पना भी नहीं थी और उन्होंने कहा कि ये माहौल ऐसा चल रहा है गुजरात में, अगर रतन टाटा जी नैनो प्रोजेक्ट को लेके आएंगे तो मेरा प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और आप सही कह रहे हैं कि उसके बाद ऑटोमोबाइल्स हब बन गया। आज मारुति का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में हो रहा है, मैं ऐसा ना कहता हूँ। यानी आप सोचिए कि एक ट्वीट यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड। लेकिन यहीं पे सवाल भी एक उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या बिहार के लिए उद्योग का कोई पॉलिसी, कोई विजन नरेंद्र मोदी जी रखेंगे? देखिए, आप कल का एक जो संकल्प पत्र है उसमें इंडस्ट्रियल पार्क से लगाकर 50,000 छोटे कुटीर उद्योगों का वादा सरकार ने किया। आप खुद नीतीश जी की सारी बातें बता रहे हैं कि नीतीश जी के आने के बाद ये परिवर्तन हुआ, शिक्षा में इतना स्कॉलरशिप के रूप में, पैसे के रूप में मदद की, जिससे एक छोटा गरीब परिवार का व्यक्ति भी अच्छे से पढ़ सकता है। आप इतने अलग अलग गाँवों से सब यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, तो सरकार ने आपकी बहुत चिंता की है। नीतीश जी और नरेंद्र भाई का राशि का नाम तो एक ही है, दोनों वार्षिक राशि के हैं, तो वो दोनों डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। उनको दोनों को विकास ही पसंद है और शिक्षा ही पसंद है, और वो जिस ढंग से अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं कमी पेशी पड़ रही है। इसलिए उनको डबल इंजन की सरकार, आज हम कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, आज हमारा डेवलपमेंट क्यों हुआ, उसके पीछे एक स्टडी ये है कि हम वहाँ स्थिर सरकार में है। पिछले 32-33 साल से गुजरात में स्थिर सरकार है और 11 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो इसका फायदा और मायने स्थिरता है। तो आप सोचिए, आप इसी संस्था में एक ही जगह पर आप पढ़ते हैं और आपको हर 6 महीने में अलग अलग जगह ट्रांसफर वाला अगर स्टूडेंट के रूप में। प्रॉब्लम क्या है सुनील सर कि दिस जनरेशन, और इनफैक्ट ये है कि बहुत दिन से ये हम लोग एक कहते हैं ना जो उद्योग की बात करेंगे तो बिहार गुर्बत के हालात को देख रहा है। तो पेशेंस जो है वो यंग जनरेशन का वो जवाब दे रहा है। अब दिक्कत ये है कि आप हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ निगाह करके नहीं देख सकते हैं, आपको भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी को बिहार की तरफ एग्जैक्टली आपने सही बात कही। मैं ये आज की मीटिंग की चर्चा भी प्रधानमंत्री जी के ध्यान में जरूर लाऊंगा। लेकिन आपने उद्यमी की बात की, उद्यम का मतलब क्या? साहस। उद्यम का मतलब साहस होता है, और साहस जो व्यक्ति करेगा उसको किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है।
उसके सास में दम होना चाहिए, उसके संस्कार होने चाहिए, उसकी पद्धति व्यापार की होनी चाहिए। अगर वो ये साहस करते हुए कि मैं भी बाजार से लोन भी लेना पड़ेगा, मैं जमीन भी लूंगा, मैं उस पर इलेक्ट्रिसिटी भी लगवाऊंगा और उस पर कल का कोई ना कोई छोटा मोटा कुटीर उद्योग भी करूंगा या मैं व्यापार करूंगा। और अगर आपने उद्यमी के रूप में, साहस के रूप में तय कर दिया कि मुझे यहाँ से ट्रेनिंग देके, और आज सोचिए 10 लाख रुपया जो आपको मुद्रा लोन के रूप में यंगस्टर को मोदी जी ने दिया, लाखों करोड़ रुपया आपके, आज वो 20 लाख रुपया कर दिया। तो जॉब क्रिएट करने वाले युवा हो गए, एंटरप्रेन्योर के रूप में इतना परिवर्तन है। नहीं, आप सोचिए, आपकी बात सही है, बिहार में हर चीज की प्रॉब्लम है, उसके पीछे सबसे बड़ा नैरेटिव जंगल राज और सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर। एक जमाने में आपके यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कितना खतरनाक था। मैं बहुत साल पहले, आज से 20 साल पहले यात्रा में आया था समेश में, जैन हूँ, समेश शिखर जी जा रहे थे। उस समय रात को यहाँ बसें नहीं चलने दी जाती थी, जहाँ हम थे वहीं पे रोका जाता था। और रोड पर ये 22-23 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, रोड पे इतना डर लगता था, संध्या होने पर जहाँ है वहाँ रुकना पड़ता था, अच्छी कोई होटल नहीं मिलती थी। जहाँ आप सोचिए उस बिहार में और आज के बिहार में इतना परिवर्तन, जैसे नशाबंदी करके नीतीश जी ने निर्णय किया, ये कोई मामूली निर्णय नहीं है, ये आप सबके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल बिहार के लिए, आपके विकसित बिहार का ये निर्णय है। इसलिए ये सारा नैरेटिव जो पुराना है उसको अभी भी आज नहीं बदल पाए हैं। आज भी लोग कहते हैं कि यार वो बिहार में जाना, कोई इंडस्ट्री वाला आने के लिए तैयार भी नहीं होता था। अब धीरे धीरे सरकार ने तय कर दिया। अब जब मोदी जी, मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने शुरुआत ये की है कि मोदी जी ने उस समय विद्या की चिंता की, फिर चिकित्सा की चिंता की, फिर पानी की चिंता की। जो गुजरात हमारा अकाल का प्रदेश गिना जाता था, सीधा नर्मदा का पानी कच्छ में पहुंचा दिया, 24 घंटे बिजली लगा दी। और उसके बाद पूरे देश में व्यापार को बढ़ाने के लिए 2001 में वो मुख्यमंत्री बने। 2003 से आपने वाइब्रेंट गुजरात पढ़ा है और सुना है, उसको 20 साल हो गए आज। वाइब्रेंट गुजरात के तहत पूरे भारत और विश्व दुनिया के लोगों को इन्वेस्टमेंट के रूप में बुलाया, तो क्या रोजगार मिलेगा, तो युवा हमारा खड़ा हो पाएगा, एंटरप्रेन्योर के रूप में काम कर पाएगा, युवाओं को अच्छे से अच्छे इंडस्ट्री आएगी तो उनको व्यापार के साथ जोड़ने का एक कड़ी बनेगी और उत्पादन होगा तो बिक्री के लिए आपका व्यापार, ट्रेड रहेगा तो उपभोक्ता तक, ये एक दूसरे में कनेक्टिविटी है। तो उनकी सोच 2001 में जो व्यक्ति पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, भूकंप की पूरी बात को समेटते हुए उन्होंने वहां पर डेवलपमेंट किया और कच्छ में नई पॉलिसी लाई। नई पॉलिसी के तहत इतनी उन्होंने सब्सिडी दी कि पूरे दुनिया को आकर्षित किया। आज कच्छ में कहां के प्लांट लग गए और लोग वहां आए और आज देखिए गुजरात कहां से कहां खड़ा हो गया।